हमारे बहुत से किसान भाई बहन अत्यधिक उत्पादन की चाहत में रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से अधिक लागत में उत्पादन भी कम मिलता है और अपने खेत की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है। अगर हमारे किसान भाई बहन चाहते हैं कि उनको कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले और खेत की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे, तो आपको करना होगा हरी खाद का प्रयोग। तो आइए जानते हैं कि हरी खाद की खेती वैज्ञानिक विधि से कैसे की जाती है और इसके क्या क्या हैं लाभ। आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। खेतों में हरी खाद के प्रयोग से खेतों में उर्वरकों के प्रयोग में कमी आती है और फसलों के पोषक तत्वों में वृद्धि होती है। किसान भाइयों, हरी खाद के कई फायदे हैं, जिसे सही तरीके से सही मात्रा में प्रयोग करके आर्थिक लाभ में फायदा पाया जा सकता है। रबी की फसल की कटाई के बाद और खरीफ की फसल की बुआई के पहले करीब 60-70 दिन का समय मिलता है, जिस समय हमारे खेत खाली पड़े रहते हैं। खास करके उत्तरी भारत में, जहाँ पर हम गेहूँ, सरसों, आलू या मटर, चना, मसूर की फसलें लेते हैं, उनके बाद खेत हमारे खाली पड़े रहते हैं और करीब 60 से 70 दिन का समय हमें मिलता है। इन खाली खेतों में हम हरी खाद की फसल उगा सकते हैं। हरी खाद की फसल हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये है कि हमारे कुछ पेड़ होते हैं, कुछ झाड़ियाँ होती हैं, उनके हरे पत्ते छोटी छोटी टहनियों के साथ काट कर, छाँट कर उनको अपने खेत में ला के मिट्टी में दबा देते हैं। और इस तरीके से हम मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में ये प्रचलित है, लेकिन उत्तर भारत में भी कहीं कहीं पर सूबबूल के पेड़ हैं, उनकी टहनियों को, छोटी छोटी टहनियों को काट कर हम अपने खेत में मिला सकते हैं। दूसरा तरीका हरी खाद का ये है कि हम अपने खेत में ही जो है दलहनी फसलों को उगाकर और उनको फूल आने के पहले ही अपने खेत में दबा देते हैं, जब वो वानस्पतिक अवस्था में होती हैं। तो इस तरीके से जो हमारा समय है ये, इसका हम प्रयोग हरी खाद के रूप में कर सकते हैं। खेतों में दलहनी हरी खाद के प्रयोग से नाइट्रोजन की कमी दूर होती है और फसल की वृद्धि तेजी से होती है, जिससे किसानों को फायदा होता है। हरी खाद के लिए उपयुक्त फसलें दलहनी फसलें होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि जड़ों में इनकी ग्रंथियाँ होती हैं, गांठें होती हैं, जो नाइट्रोजन फिक्स करती हैं। इसके अलावा इनकी बढ़वार भी तेज़ी से होती है और जड़ें इनकी गहराई तक जाती हैं। इसमें हम सनई का प्रयोग कर सकते हैं, ढैंचे का प्रयोग कर सकते हैं, उड़द या मूंग का प्रयोग कर सकते हैं, ग्वार का प्रयोग कर सकते हैं, या हम लोबिया का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं हरी खाद के रूप में। और दूसरा, इसकी बुआई का समय मुख्य रूप से इसका जैसे ही हम फसल काट लें, अपनी जो रबी की फसल है, उसके तुरंत बाद कोशिश करनी चाहिए इसकी जल्दी से जल्दी हम इसकी बुआई कर दें। हरी खाद बनाने के लिए स्वस्थ बीज का होना जरूरी है। बीज को बीजोपचार के बाद ही बोना चाहिए। बीज स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ बीज लें हम, और उस बीज का उपचार जरूर करें। उपचार करने के लिए इसमें राइजोबियम का टीका आता है, उससे हम इसके बीज का उपचार कर लेते हैं। किसान भाई जानते हैं कि एक पैकेट का वज़न 200 ग्राम होता है, जो 10 किलोग्राम बीज के उपचार के लिए पर्याप्त होता है। इसके अलावा बीज की बुआई के ढंग या विधि, दो विधियां हैं। एक छिटकवा विधि है, जिसमें आप बीज को छिटक देते हैं, और दूसरा पंक्तियों में बुआई। पंक्तियों में बुआई ज़्यादा वैज्ञानिक रहता है और इसकी पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। और सही बीज दर का प्रयोग करना भी ज़रूरी है। जैसे सनई के लिए 60 से 70 किलोग्राम, ढैंचा के लिए 50 से 60 किलोग्राम, लोबिया, उड़द और मूंग के लिए 30 से 35 किलोग्राम और ग्वार के लिए 50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें। और बीज में अच्छी तरह से सफाई बीज की होनी चाहिए, जिससे खरपतवारों के बीज भी इसके साथ न जा पाए। हरी खाद की फसल के लिए उर्वरकों का समुचित उपयोग जरूरी है। इसके लिए किसान भाई 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन व 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। हरी फसल की पलटाई 6 से 8 सप्ताह के बाद करें, जिससे अगली फसल को समुचित मात्रा में उर्वरक मिल सके। जब हम पंक्तियों में फसल की बुआई कर रहे होते हैं, तो उस समय हमें उर्वरकों का प्रयोग करना भी ज़रूरी होता है। इसके लिए 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस यानी P2O5 प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें और कोशिश करें कि कूड़ में ही हम इसको डाल दें। और किसी कारणवश आप अगर छिटकवा विधि से बुआई कर रहे हैं, तो जब आखिरी जुताई कर रहे हैं, उस जुताई के समय पर आप इस उर्वरक को छिड़क दें। और
चूँकि गर्मी के महीने होते हैं तो हमारी फसल को पानी की भी ज़रूरत होती है, तो इसमें 2 से 3 पानी की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। आवश्यकता अनुसार अब आप अपनी फसल में सिंचाई करें, जिससे कि फसल में अधिक से अधिक वानस्पतिक बढ़वार हो। किसान भाइयों, हरी फसल की खाद के कई फायदे हैं। इसके प्रयोग से खेतों में नाइट्रोजन का प्रयोग कम करना पड़ता है, क्योंकि इसके प्रयोग से खेत में नाइट्रोजन की मात्रा स्वयं बढ़ जाती है। फसलों का जीवन चक्र अच्छे से चलता है, मिट्टी की भौतिक और रासायनिक पदार्थों में सुधार होता है तथा अगली फसल का उत्पादन भी अच्छा होता है। किसान भाई बहनों, जब हम किसी कार्य को लक्ष्य निर्धारित करके करते हैं तो मंजिल बेहद करीब आ जाती है और रास्ता आसान हो जाता है। और सच्चे मायने में सफल किसान भाई बहन वही होते हैं जो सही सलाह, सही जानकारी और सही सूझबूझ के साथ सफलता हासिल करते हैं। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे ही सफल किसान से करवाएंगे जिनका नाम है भूपेंद्र सिंह ढींढसा, जो जिला संगरूर पंजाब के रहने वाले हैं। ये फूलों के बीजों की खेती करते हैं और इसका निर्यात अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब कर रहे हैं और इनकी फूलों की खेती आज खूब फल फूल रही है। ये दूसरे किसान भाई बहनों के लिए आज प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। मेहनत और लगन सफलता की चाबी होती है। इंसान चाहे तो अपनी काबिलियत से क्या नहीं पा सकता। किसान व मेहनत का जन्म जन्म का साथ है, तो सफलता उनसे दूर कैसे भाग सकती है। यही बात सिद्ध कर दी है हमारे एक किसान भूपेंद्र सिंह जी ने, जो गांव लंगड़िया के रहने वाले हैं। अपने 1500 एकड़ के खेत में फूलों की खेती करके विदेशों में फूलों के बीजों का व्यापार करते हैं, जिससे उन्होंने अपने साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन किया। मैं भी धान, गेहूं, गन्ना की रबैती खेती करता था, जो आम सारे किसान करते थे पंजाब के। लेकिन हमारे बड़े भाई सरदार अवतार सिंह, जिन्होंने BSc एग्रीकल्चर ते MSc लैंडस्केपिंग एंड फ्लोरिकल्चर PAU लुधियाना से की, उनके उस्ताद डॉक्टर APS गिल ने उनको प्रेरणा दी कि भाई हॉलैंड में इतने ख़राब मौसम में लोग इतने महंगे लेबर में खेती करते हैं फूलों की, हम क्यों नहीं कर सकते। तो हमने उस चैलेंज को कबूल किया। हमने 3 एकड़ में फूलों की खेती बीज के लिए की। वो हमारा पहला तजर्बा सक्सेसफुल रहा। तो उसके बाद हमने उसको बढ़ाते चले गए। वो जब गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, जब ही उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे के पूरी तरह इस काम में जुट गए, तो हम आगे बढ़ाते चले गए। कुछ मुश्किलें भी आई, हम 4-5 साल हमें काफ़ी मुश्किलें आई, क्योंकि इतना तजर्बा हमें नहीं था। तो उसके बाद हमने अपनी लैब बनाई टेस्टिंग के लिए। सीड जर्मिनेशन का हमें मालूम नहीं होता था कि ख़राब हो जाता है कैसे, सैलाब में, किस चीज़ में कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं। 1991 में हम इस्टेब्लिश हो गए पूरी तरह। हम उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, हम इसी बात को लेके आगे बढ़ते गए। अब हम करीब 1500 से ज़्यादा एकड़ में ये फूलों और सब्जियों के बीजों की खेती करते हैं। हम फूलों के सिर्फ बीजों की खेती करते हैं, ना कि फ्रेश फूल मार्केट में भेजते हैं। तो इस बात में हमें भी अच्छा मुनाफा मिला। जो हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं, जैसे 200-250 किसान पंजाब में जुड़े हुए हैं, तो 1000 से ज़्यादा किसान हमें साउथ में, कर्नाटका में जुड़े हुए हैं। तो वो हमारे साथ जुड़ के वो भी खुश हैं, तो हमारा भी काम अच्छा चल रहा है। तो हम और भी इस काम में स्कोप है, जो नौजवान हैं इस खेती में लग सकते हैं तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। टेक्नोलॉजी है, और भी आगे बढ़ सकते हैं। हम इस बात में बेहद ज़्यादा इसकी डिमांड है विदेशों में। तो हम लेकिन क्वालिटी का ध्यान रख के हम आगे बढ़ सकते हैं। 200 वैरायटी हम पंजाब में करते हैं। कुल टोटल 600 वैरायटी का हम फूल भेजते हैं। मतलब इस 80 स्पीसी हैं, जिसमें अलग अलग तरह के डवार्फ, सेमी टॉल, टॉल, कलर टाइप बक्स 600 से ज़्यादा वैरायटी के हम फूल बाहर भेजते हैं। आमदनी इसमें पहले से लेके बढ़ता चला जा रहा है। अब 50 से 17 हज़ार रुपये पर एकड़ से ज़मींदार के जेब में चला जाता है, जो हमारे लिए सीड बाईबैक की खेती करते हैं। ये 1 लाख तक भी है, ज़्यादा भी है, लेकिन वो आम नहीं। आम जो एवरेज पड़ती है वो 50 से 17 हज़ार रुपये पर एकड़ की पड़ती है।
तो गेहूं के सीजन में लगता है, उसके बाद धान मक्का या कुछ भी आप लगा सकते हैं, मूंगी की खेती। ये सिर्फ विंटर क्रॉप की बात है। जो समर क्रॉप हम लगाते हैं वो कम है, क्योंकि बारिश की वजह करके उसमें रिस्क भी ज़्यादा है। पैसे तो ज़्यादा दे जाती है, वो 1 लाख रुपए तक एकड़ आराम से दे जाती है, लेकिन उसकी खेती हम कम करते हैं। हमने जो एक्सपोर्ट की शुरू से एक्सपोर्ट का ही काम किया है। हमारे साथ होलसेल कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर साल नया कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो कंपनियों के साथ हम जितना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसी हिसाब से हम वो पहले ही तय हो जाता है बीजने से कि क्या रेट, क्या फ्रेट, कितनी जर्मिनेशन, प्योरिटी, कितना कैसी क्वालिटी का बीज चाहिए, तो उसी रेट के हिसाब से हम उनको बाहर भेज देते हैं सीड्स। हमारी तो फूलों में कोई ज़्यादा नहीं आती, लेकिन अगर ध्यान पहले से रखा जाए तो बहुत चांस कम है। लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा बारिश हो गई, पानी दोबारा लग गया, टूट के लग गया, तो फंगस आने का चांस रहता है। वो बेबस्टैन वगैरह, कैप्टन वगैरह डाल के हम दूर कर सकते हैं, उसको मौके पे संभाल के। इसमें अवेसलापन नहीं बरता जा सकता, तभी उसका इलाज करना पड़ता है। जो आजकल सीजन में जब फूल आते हैं तो थोड़ा मोटा इंसेक्ट भी आ जाता है, उसकी भी स्प्रे करनी पड़ती है मौके पे। क्वालिटी पे ध्यान देते हैं तो ही हमारा वर्ल्ड मार्केट में नाम है, हमारा प्रोडक्ट बिकता है। प्रोसेसिंग में, क्वालिटी में, जो रेट में आप मार्केटिंग में ध्यान नहीं देंगे तो आपका प्रोडक्ट बाहर नहीं जा सकता। अगर पैदा करने से ही केला कुछ नहीं होता, तो सारी तरह ध्यान रख के, चारों पासे आंखें खुली रख के फिर चलना पड़ता है वर्ल्ड मार्केट में। तो ऐसे नहीं एंटर होया जा सकता। जिस तरह से भूपेंद्र सिंह जैसे किसानों ने अपनी लगन व मेहनत से सफलता हासिल की, उसी तरह हम दूसरे किसानों को भी सलाह देते हैं कि अपने खेतों में फूलों और सब्जियों की खेती को भी आजमा कर देखें। मौसम के अनुसार व वैज्ञानिकों की सलाह से वह भी फूलों का उत्पादन करें और कम लागत में अधिक मुनाफा कमाकर उन्नति प्राप्त करें।